Hello everyone, welcome to this channel. My name is Sunny Verma and आप लोग अभी इन वीडियोस में क्या करने वाले हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारा टारगेट है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो वी हैव एम्पल टाइम राइट नाउ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2023 में जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके 2 मार्कर्स की, 10 मार्कर्स की, एस्से राइटिंग की, करंट अफेयर्स की या ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर कोई वीडियोस नहीं आएगी, वो भी सब्सिक्वेंटली आएगी। लेकिन जो मेजोरिटी जो वीडियोस है वो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 प्रीलिम्स से टारगेट करते हुए हम आगे चलेंगे मेंस की तरफ। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो अभी इट इज़ अ ट्रायल वीडियो। इट इज़ अ ट्रायल मतलब कि ये दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, ठीक है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के लिए हमने बनाई है। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर द लिंक इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का वो लिंक है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है सो डैट आप अपनी पीडीएफ्स टाइमली पा पाएँ, आपको पीडीएफ्स मिल जाएं और आप अपनी रिवीजन कर सकें। ठीक है, दूसरी नोटिफिकेशंस भी आपके इस चैनल पर आ जाएगी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है मेरा ऊपर मैंशनड। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिएगा बिकॉज आई डोंट अटेंड कॉल्स। और अगर आपने सपोर्ट करना है तो सेम नंबर पे ही फ़ोन पे भी है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। जस्ट बी होपफुल, बी पॉजिटिव, अपना मोराल अप रखें सारे के सारे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद ट्रायल। बात क्या हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है कि 1945 में एक कोई केस हुआ था। ठीक है जी, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी ग्रैब द पेन, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, 1945 में एक केस हुआ था। इस केस को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम आईएनए ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। आईएनए ट्रायल्स के नाम से जानते हैं इनको हम। ठीक है, इसको हम रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, सुना ही होगा आपने। अच्छा, ये रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए हुए क्यों थे और किसके ऊपर हुए थे? देखिए, वो ब्रिटिश आर्मी के वो ऑफिसर्स और पर्सनल जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली थी और अलाई कर लिया था उन्होंने जापानीज़ फोर्स के साथ। ठीक है, और वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ाई कर रहे थे। कहाँ पर? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे। कहाँ पर? इन बर्मा, विच इज़ मॉडर्न डे म्यांमार। राइट, सो 3 लोगों का नाम यहाँ पर आता है जिनके अगेंस्ट ट्रायल इनिशिएट हुई थी, स्टार्ट हुई थी, जिसमें से आपके प्रेम कुमार सहगल, सॉरी, पीके सहगल, देन आपके व्हाट कॉल शाहनवाज खान एंड योर गुरबख्श सिंह ढिल्लो। राइट, इन तीनों के अगेंस्ट ये ट्रायल स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि आईएनए के जो मतलब पर्सोनल थे, हम उनको ट्रूप्स कह सकते हैं, उनके मतलब उनके फेवर में ढेर सारी भीड़ निकल के आई थी और इंडियन नेशनल आर्मी की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई थी। तो एक डिफेंस कमेटी बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पर इन 1945, जिसके अंदर फेमस लॉयर्स थे। कौन कौन से लॉयर्स थे? जैसे कि भूला भाई देसाई उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी, आसफ अली आ रहे हैं, आपके शरद चंद्र बोस आ रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू आ रहे हैं, कैलाश नाथ काटजू आ रहे हैं। तो आम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे और उसमें से जितने भी लॉयर्स थे वो सभी के सभी आईएनए ट्रायल्स के अगेंस्ट थे। और जो इसके अंदर जितने भी नाम थे जैसे पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, उनको फ्री करने के लिए बोल रहे थे कांग्रेस के पर्सनल और लॉयर्स उस टाइम पर। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें से कौन सा लीडर डिफेंड नहीं कर रहा था उन सोल्जर्स को। तो भाई साहब यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जो है वो आंसर होगा आपका। मैं बॉक्स में रख देता हूँ इसको। सी राजगोपालाचारी जो थे वो बोल रहे थे कि इन्होंने दे वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पीके सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
लड़ाई करी है। इन्होंने जो है मर्डर्स के अंदर उनका नाम आ रहा था, ट्रीजन के अंदर इनका नाम आ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो इनके अगेंस्ट जो केस था वो ट्रीजन का ही केस था, ठीक है जी, धोखाधड़ी का आप कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि गद्दारी का, ठीक है जी। तो यहाँ पर नाम मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, भोला भाई देसाई जो थे वो मेन डिफेंस लॉयर थे, ठीक है, ये मेन डिफेंस थे, और राजगोपालाचारी वो अगेंस्ट थे इसके। तो आंसर क्या है आपका? सी राजगोपालाचारी इसका। चलेंगे जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव टू। यहाँ पर स्पेशली पेशवा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर आ जाता है, ठीक है जी, एंग्लो मराठा वॉर। अब वेलेस्ली के दौरान स्टार्ट हुआ, मिंटो भी है इसके अंदर, मार्क्वेज ऑफ हेस्टिंग्स का भी नाम आएगा, है ना, बार्लो का भी नाम आता है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके एंग्लो मराठा वॉर के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी ट्रीटीज है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जैसे कि 2 ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी, तो यहाँ पर 1776 वाली है यहाँ पर, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये आपका 1782 की है। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है वो आपकी 1803 की है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है ये आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई अगेन 1775 की है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पेशवा जिसकी सीट थी पूना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो उससे पहले हुआ क्या था, बैटल ऑफ पूना हुआ था, ठीक है जी, बैटल ऑफ पूना जो कि हुआ था 1802 में। अब इसके अंदर क्या था, ये इंटरनल एक इशू था मराठास के अंदर, ठीक है। अब इसमें सिंधियास एंड पेशवास, इसको डिफीट कर दिया था होलकर ने। अब होलकर की सेना के अगेंस्ट बाजीराव टू ने मदद मांगी, किससे? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीटी साइन करी वो थी ट्रीटी ऑफ बेसिन। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने, पेशवाज ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था, ठीक है जी, इन 1803, राइट, डन है जी। तो आंसर ट्रीटी ऑफ बेसिन, और उन्होंने जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो गई थी पेशवा की, और सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। पहला जो न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था, नाम था इसका बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये चला था 1780 से लेकर के 82 तक, जेम्स हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये नॉट ओनली इंडिया बट एशिया का पहला न्यूज़पेपर था, एशियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर, राइट। एंड ये जो थे जेम्स हिक्की, ये बहुत बड़े क्रिटिक थे। किसके क्रिटिक थे? हेस्टिंग के। क्योंकि अगर आप टाइम देखेंगे तो हेस्टिंग का टाइम पीरियड है ये 1772 से 89 तक, ठीक है। अब यहाँ पर 1772 से 89 तक, एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हेस्टिंग्स के क्रिटिक थे, और हेस्टिंग्स के जो भी उस टाइम पर देखिए फैमीन बहुत ज़्यादा आए थे हेस्टिंग्स के टाइम पर। क्यों? क्योंकि प्रो इंडिया कोई भी स्कीम इन्होंने लॉन्च नहीं की थी, जिसकी वजह से फैमीन आए थे। जैसे कि हैवी टैक्स लॉन्च करे थे इन्होंने, एग्रीकल्चर या इरिगेशन के ऊपर कोई भी स्कीम नहीं थी। जो कैश क्रॉपिंग थी उसको उगाने के ज़्यादा इन्होंने प्रेशराइज किया था, ज़मींदारी सिस्टम्स वगैरह ये लेकर के आए थे। तो ये लोग क्या कहते थे कि फ्री एक्सप्रेशन कोई हो, कोई भी फ्री एक्सप्रेशन हो जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोले, तो फ्री एक्सप्रेशन का पहला जो क्रेडिट जाता है कोई न्यूज़पेपर से या प्रिंट मीडिया से किसी ने स्टार्ट किया हो तो जेम्स हिक्की को जाता है। इनकी न्यूज़पेपर का नाम है बंगाल गैजेट, जो कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में, राइट। चलें आगे। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। आंसर है जी इन 4 ऑप्शन में, चारों के चारों ही चीफ मिनिस्टर्स रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर अगर हम करें तो वो आंसर होगा आपका सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि पहले आपके किसान और लेबर पार्टी जो थी उसकी मेंबर थे, लेकिन बाद में इन्होंने आईएनसी ज्वाइन कर लिया था। और आईएनसी का जब वो टूटी, 2 पार्ट हो गए उसके, तो फिर इन्होंने वहाँ से भी एग्ज़िट कर लिया था और मोरारजी देसाई के साथ जी इन्होंने क्विट कर दिया था, ठीक है।
बात यहाँ पर कर रहे हैं इनके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड है जी कृपलानी जी का 1963 से 1963 टू 67 तक कृपलानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 3 years 162 days, 3 years 162 days तक ये रही चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। अब हम जो चारों नाम देख रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसा नाम भी है जो मैक्सिमम पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर रही हो, वो है जयललिता। यस, ये रही हैं 14 years and 124 days, 14 years 124 days तक जयललिता रही है, लॉन्गेस्ट टर्म है ये किसी भी वुमेन का जो चीफ मिनिस्टर रही है। लेकिन यहाँ पर आंसर है फर्स्ट वुमेन का, ठीक है जी। तो फर्स्ट वुमेन के हिसाब से आपका नाम यहाँ पर होगा सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की चीफ मिनिस्टर थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब हमें क्या क्या फीचर्स देखे इसके अंदर, बहुत काफ़ी लेंथी था ये। अब ये इसके अंदर हम देखें कि एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, आप सभी जानते हैं कि बाई कैमरल हो गया था, बाई कैमरल हमारा लेजिस्लेचर हो गया था उस टाइम पर, ठीक है जी। लोअर हाउस भी था और अपर हाउस भी था। अब लोअर हाउस जो था, यस, उसके कितने मेंबर्स थे यहाँ पे? लोअर हाउस की अगर हम बात करें तो 145 मेंबर थे, ठीक है, जिसमें से 104 जो थे वो इलेक्टेड थे एंड 41 नॉमिनेटेड थे, राइट। अपर हाउस की बात करें तो इसके अंदर 60 मेंबर्स थे। टोटल की बात करें तो इट इज़ 205। तो जो नंबर था वो इंडियन काउंसिल का इंक्रीज कर दिया गया था, यस, ठीक है। इससे पहले 62 इतने मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन जब बाई कैमरल हुआ, बाई कैमरल का मतलब है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अपर हाउस जो आज का राज्यसभा है, लोअर हाउस जो आज का लोकसभा है, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने मेंबर्स का आपको बता दिया, 145 जो थे वो लोअर हाउस में थे, डेट इज़ हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में माना जाता है, और हमारे इंडिया में लोकसभा माना जाता है। और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा जैसा हाउस, उस टाइम पर इसके अंदर 60 मेंबर्स थे, ठीक है जी, डन है। तो इसके अंदर अच्छा हम बोलेंगे डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ जी डायरेक्ट इलेक्शन भी था, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। क्या नहीं था? अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। अडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18 ईयर्स के होते ही आप लोग वोट कास्ट करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, ये कुछ पैरामीटर रखे थे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो डायरकी है कि हमारी जो हमारे स्टेट लिस्ट है, जो यह हमारी लिस्ट होती है, उस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, राइट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो हम ये बोल करके चल रहे हैं कि हाँ ये डायरकी भी था, प्रोविंसेस के अंदर आया था, सेंटर में नहीं था, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who threw 2 bombs on the door of the Central Legislative in New Delhi on April 8, 1929? देखिए, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने ही बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है जी। और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी इस केस के ऊपर। इन्होंने क्या, किस बेसिस के ऊपर या किस वजह से इन्होंने बम जो था वो फेंका था? तो 2 बिल लेकर के आई थी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स। एक था आपका पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वो आपके स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर रहा था, और दूसरा था आपका स्ट्राइक को इलीगल कर रहा था, मतलब जो आपको सैलरी हाइक चाहिए और आपके ऑनर नहीं कर रहे हैं तो स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इसने स्ट्राइक को इलीगल कर दिया। आपको जो आपकी वेज थी, जो आपकी सैलरी थी, उसी के ऊपर काम करना होगा, ऐसा बोलते थे। दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ये बिल्कुल आपका रोलर टैक्स की तरह था, मतलब कि सस्पेक्ट
या सस्पेक्ट जो भी है उसको सस्पिशन के या सिर्फ शक के बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर सकते थे विदाउट ट्रायल्स। ठीक है जी, विदाउट ट्रायल्स ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट ओनली। ठीक है जी। और एक वजह ये भी थी कि जो डेथ हुई थी लाला लाजपत राय की, उसका भी एक मैसेज देना था। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी अबव। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी वॉज, देखिए अब इन जो ब्रिटिशर्स थे, या एंग्लो लिख देता हूँ मैं उनकी जगह, जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे उनके बीच में जो राइवलरी थी वो डुप्लेक्स के आने पे बड़ी थी, जो कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड सेकंड कार्नेटिक वॉर के अंदर था। ठीक है जी, डन। अब यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वॉर, जिसको बैटल ऑफ बंडी वॉश के नाम से भी जाना जाता है, उसमें काउंट दिलाली था, जिसकी लड़ाई हुई थी आयरकूट के साथ। ठीक है, आयरकूट, जिसके अंदर आयरकूट जीत गया था या ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ही गॉट डिफीटेड, और सब्सिक्वेंटली फ्रेंच जो थे वो भारत से गायब हो गए थे। द प्राइम कोज ऑफ द 1857 म्यूटनी डिड नॉट इंक्लूड, 1857 की म्यूटनी जो थी वो वाइड कोजेस की वजह से हुई थी, काफ़ी कोजेस की वजह से हुई थी, जिसके अंदर आपका सोशल भी आता है ना, आपके इकोनॉमिकल रीज़न भी हो सकते हैं उसके, इमीडिएट या मिलिट्री कोज भी है उसके। ठीक है, एजुकेशन भी है उसके अंदर, फेमीन भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। तो ये काफ़ी वजहों से हुआ था 1857 की म्यूटनी। ठीक है, जिसके अंदर सिपॉइज ने हथियार उठाया था और दे वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश आर्मी में ही थे और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बेंटिक की आ रही थी 1813 में आई थी, वो भी एक वजह था उसका। विडो रीमैरिज एक्ट जो 1854 में आया था वो भी एक वजह थी। और आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, मैं लिख देता हूँ, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, जिसमें क्या होता था कि जितने भी फौजी हैं, जितने भी ब्रिटिश आर्मी में लोग हैं, उनसे बिना पूछे उनको डिप्लॉय कर सकते थे किसी दूसरे एरिया में। फॉर एग्जांपल जो बंगाल में सर्व कर रहा है उसको अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय कर सकते थे, जो कश्मीर में सर्व कर रहा है उसको अफ़गानिस्तान कर सकते थे, जो मद्रास में कर रहा है उसको कहीं भी जहाँ भी वॉर हो रही है वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते थे उसके कंसेंट के बिना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करें, जो कि होती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती थी, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज जो थी उसके ऊपर कोई भी एज कॉज नहीं था, तो हम इसके अंदर ऑप्शन 4 को ही मानेंगे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये कोई वजह नहीं थी जो कि 1857 की म्यूटनी की वजह बनी। ठीक है, चलेंगे। विच मेटल इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब ये मेटल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एल्यूमिनियम आएगा। कितना एल्यूमिनियम आपका 8.1%। आयरन की बात करेंगे तो 5%। क्रस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये आपका 3.6 आएगा। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इट इज़ मैग्नीशियम इज़ अराउंड 2.6 मोस्ट प्रोबली। ठीक है, तो मैं इसको भी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने मैग्नीशियम को आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर एल्यूमिनियम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे जी आगे। हालांकि अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, वो जो मेटल नहीं है। इसके बाद सिलिका मिलेगा या सिलिकॉन मिलेगा, वो भी मेटलॉइड है, वो भी मेटल नहीं आता है। तो आंसर आपका एल्यूमिनियम होगा इसमें से। द रीज़न बिहाइंड अर्थक्वेक इज़, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम टेक्टोनिज्म या प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर देंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी 1967 में मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी। मैकेंजी एंड पार्कर, ये अब तक की वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जब प्लेट्स मूव करती है, चाहे वो कन्वर्जेंस हो चाहे डाइवर्जेंस हो, आपकी जो शेकिंग होती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और अगर हम वेव्स की बात करें तो आपके सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स जो है वो है दो टाइप के, एक है बॉडी वेव्स और एक है आपका सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सरफेस वेव्स लव एंड रैली। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि एंटायरली हॉरिजॉन्टल कौन सा है।
इंटायरली हॉरिजॉन्टल कौन सी वेव्स है? तो आपका आंसर होगा लव वेव्स, लव वेव, ठीक है, जो कि इंटायरली हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्स वेव्स है ये, ठीक है, इंटायरली हॉरिजॉन्टल। चलेंगे जी आगे। कैल्डेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विथ, अब कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा इज द वाइड ओपनिंग ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, या फिर आपका कोई भी मिटियोर्स या मिटियोराइट जब सरफेस पे लैंड करता है, व्हेन इट लैंड ऑन अर्थ, तो जिसकी वजह से आपका एक गड्ढा बन जाता है, आपका जो भी डिप्रेशन बन जाता है, और उसके अंदर कोई भी रेनफॉल की वजह से लेक बन जाती है, तो उसको हम क्रेटर लेक बुलाते हैं, लेकिन है ना, उसको हम क्रेटर लेक बुलाते हैं। तो यहाँ पर दो रीज़न है, जैसे कि क्रेटर से ही आपका कैल्डेरा बनता है, राइट। सो अब यहाँ पर कैल्डेरा पूछा एक्सक्लूसिवली, और मैंने क्या बोला अभी आपको कि ओपनिंग ऑफ वोल्केनो, ऑप्शन में क्या है? वोल्केनोस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द लेक क्रिएटेड बाय आसवान डैम, अब आसवान डैम बना हुआ है किसके ऊपर? नाइल नदी के ऊपर, ठीक है, और जो इसका रिजर्वेयर है जो कि 500 किलोमीटर तक के आसपास का उसका टोटल लेंथ है, और 35 किलोमीटर का उसका विड्थ है। तो आसवान डैम पर नाइल नदी पे जो रिजर्वेयर बना उसका नाम है नसेर, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विक्टोरिया और तंगलाइका भी आपकी अफ्रीका में, और चैड भी अफ्रीका में ही आती है, लेकिन वो नेचुरल लेक है, ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है। आसवान डैम इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पॉइंट बिलो एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, इस पॉइंट से आपका आया अर्थक्वेक, ठीक है, और यही अर्थक्वेक परपेंडिकुलर ऑन अर्थ, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं एपी सेंटर के नाम से, जो कि लिखा भी है यहाँ पर। इसके नीचे एकदम ये जो पॉइंट है इसको हम लोग फोकस बुलाते हैं, फोकस को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? हाइपोसेंटर के नाम से। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंटली एक्ट एज द एजेंट ऑफ केमिकल इरोजन, अब केमिकल इरोजन की बात करें, अगर हम इसमें दूसरे ऑप्शंस को देखें और एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे आप लोग? दोस्तों देखिए ध्यान से, ग्लेशियर और सी वेव्स। अब ग्लेशियर जो है ये आपका फिजिकल वेदरिंग करता है, मतलब इसके अंदर दोनों ही होता है, डेन्यूडेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, डेन्यूडेशन वर्ड इस्तेमाल होगा। फिजिकल मतलब वेदरिंग भी हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है। सी वेव्स कैसे करती हैं? सी वेव्स आपके एस्चुरीज वगैरह फॉर्म करती हैं, हाइड्रेशन होता है। तो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों का दोनों देख सकते हैं हम सी वेव के आसपास या कोस्टल एरिया के आसपास। लेकिन यहाँ पर अगर हम केमिकल इरोजन ऑफ सॉइल करें तो अंडरग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़, अब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से कौन सी लेक बनेगी भाई? यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कैल्डेरा बनता है ना, तो कैल्डेरा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो वही लेक बनेगी। कास्ट लेक आपके लाइमस्टोन की वजह से बनती है, जब लाइमस्टोन सॉलिडिफाई हो जाता है या वाटर इवेपोरेट होता है उसमें से, पीछे से लाइम सॉलिडिफाई हो जाता है। लगून आपका डेल्टिक रीजन पे बनता है, जो कि बनता है आपका ब्रैकिश वाटर, ठीक है, या फिर आपके ये जो आपके रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स, उसकी वजह से बनता है। फ्रेश वाटर लेक रिवर्स की वजह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी से कैल्डेरा। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर आर्टिकल अगर हम 54 की बात करें, 55 की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स या एमपीज और एमएलएज पार्ट लेंगे। अब भाई साहब चंडीगढ़ में तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लक्षद्वीप में भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, 1993 में बनी थी, ठीक है,
आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कह करके बुलाया, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर, पुडुचेरी में भी है, 1963 में थी यहाँ पर। अब दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं आपके 1 और 3, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलेंगे जी आगे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच सेज द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कमेटीज़ की बात कर ले कि कौन कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया है, तो सबसे पहले आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, आपका एल.एम. सिंघवी कमेटी, और जी.वी.के. राव कमेटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चारों कमेटी जो उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रेकमेंड किया इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डाला गया, जिससे कि जो हमारा आर्टिकल 40 है उसको एक लीगल स्ट्रक्चर मिल जाए। आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट मस्ट कंडक्ट पंचायत्स, है ना। अब पंचायत को कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क आपको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिलता है, जिससे कि 11th और 12th शेड्यूल को डाला गया इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं बात करूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? एक तो आपका विलेज लेवल पर, आपका इंटरमीडिएट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो रूरल एरियाज है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर आपका ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत क्या है, या ग्राम सभा मैं बोलता हूँ सबसे पहले, ग्राम सभा, ग्राम समिति, सॉरी, ग्राम समिति क्या है? ग्राम समिति क्या होता है? जितने इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम आते हैं ना गांव के, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम सभा के अंदर। वो आपका एक पंचायत बनाते हैं आपस में वोट कास्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रास रूट लेवल मिलता है, जिसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से विलेज एरिया में या रूरल एरिया में, और 74th से म्यूनिसिपैलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सेपरेट एक टॉपिक की ज़रूरत है, एक पूरा का पूरा क्लास की ज़रूरत है, सेशन की ज़रूरत है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा ये, और आपके साथ साथ पॉलिटी के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो चले आगे। आंसर जो है इसका कि कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 243, मैं 243 डाल देता क्योंकि काफ़ी वाइड है ये। 243 से ZG तक आता है इसका पूरा का पूरा जो क्लोजेज है, तो 243 आर्टिकल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। भाई साहब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आपके कौन? प्रेसिडेंट सर, जब लोकसभा सेशन में नहीं होता है या पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी बिल्कुल उतनी पावर होती है जो कि एक लॉ की होती है, ठीक है, एक एक्ट की होती है, वैसी एक पावर होती है। आर्टिकल 123 है इसके अंदर। आर्टिकल 123 से ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट सर, जिसकी जो एज है वो होती है 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। फर्दर 1.5 मंथ तक भी वैलिड रह सकता है ये। क्यों? क्योंकि इसकी जो वोटिंग है वो वोटिंग होने तक भी ये वैलिड रहता है, तो 7.5 मंथ इन टोटल। और जो इसका शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ इज 7.5 मंथ जो, लेकिन इसकी एनफोर्स लाइफ है वो उसकी 6 मंथ की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? कौन कौन से जी? एनी रफ आइडिया है? कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी ने। देखो क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आपके अरेस्ट होने या डिटेंशन के जो राइट हैं वो भी सस्पेंड नहीं हो सकते कि 24 आवर्स में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है, और साथ ही साथ आपके जो प्रोसिक्यूशन है, जो आपका प्रोसिक्यूशन, जो आपके प्रोसिक्यूशन में आपको राइट मिलते हैं वो सभी के सभी, तो आर्टिकल 2021 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका 163 और 64 में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 164 आएगा। 163 में लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट गवर्नर, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं डोंट वरी, आपके पास फ्रेश क्लासेस आएंगी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, सो बी देयर। एंड अगर हम बात कर लेते हैं एक सारा की सारी जो नोटिफिकेशन है कहाँ पर मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी भाई, इसको कर लो ज्वाइन, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।